Hello students, I am Sumit Chetija, your physics faculty from Motion Foundation Division। और आज मैं आपके लिए फिर से सेकेंड लेक्चर लेके आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट लेक्चर में बच्चों हम सीख चुके थे कि हमारे चार्जेस एट रेस्ट कैसे काम करते हैं। अब वहां पे मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक्स दो फील्ड होती हैं हमारी। लॉजिकली वहां पे दो फील्ड के अंदर हमने ये सीखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो स्टैटिक था, जो चार्जेस थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, जो हमारे चार्जेस थे वो स्टैटिक थे, मतलब रुके हुए थे। अब यहाँ पे अलग मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में आज हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं। और लॉजिकली जो पीछे पिछला लेक्चर था वो हमारा बेसिक लेक्चर था, वो समझ में आ गया होगा आप सब लोग को, मैक्सिमम लोगों को समझ में आ चुका होगा। और मैं होप करता हूँ आगे आने वाले लेक्चर्स भी आपको समझ में आए। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में, जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा और भागेगा। पीछे मेरे एक वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में देखो क्या कर रहे हैं। जो हमने वीडियो मूवी देखी होगी एवेंजर, इसमें थॉर है, वो करंट को एक जगह से अपने हाथ में जो हैमर है उसको मार रहे हैं, वो करंट को, चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करा रहे हैं। तो चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं तब करंट एग्जिस्ट करता है। करंट क्या होता है, जब चार्जेस फ्लो होते हैं तब करंट फ्लो क्यों होता है, चार्जेस के रिलेटेड हमें और भी चीजें क्या टर्मिनोलॉजीज आने वाली हैं वो इस लेक्चर में हम साथ साथ जानेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, करंट को जानने से पहले बच्चों हम जान लेते हैं करंट क्या वर्ड है। तो करंट जो है उसका मतलब है फ्लो, किसी भी चीज का फ्लो होना। और इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है इलेक्ट्रिक का फ्लो होना या चार्जेस का फ्लो होना। अगर मैं यहीं पे ओशन करंट की बात करूं तो ओशन के अंदर जो वाटर है, करंट का मतलब फ्लो हो रहा है। विंड करंट की बात करूं तो विंड है वो फ्लो हो रही है। तो किसी भी चीज को फ्लो करते हैं तो उसी चीज को करंट कहते हैं। तो यहाँ पे करंट का लॉजिक ये नहीं है जो करंट हम देखते हैं तारों में घूमता है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है जो तारों में घूमता है ना। अगर विंड करंट, ओशन करंट की बात आएगी या किसी और करंट की बात आएगी तो उससे आप रिलेट कर लेंगे लॉजिकली। तो यहाँ पे आती है इलेक्ट्रिक करंट की बात। इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है? इलेक्ट्रिक करंट जब एक यूनिट एरिया से 1 कूलम या एक यूनिट चार्ज निकलता है तो उसे कहते हैं हमारा इलेक्ट्रिक करंट। स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से निकलेगा, ठीक है। सिर्फ चार्जेस के फ्लो होने से ही हम कह दें कि वहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज को मैं आराम से समझाता हूं, पहले आप पढ़ लेते हैं। It is defined as the rate of flow of electric charge through any cross section of a conductor in a unit time। इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिलेट भी करा है। करंट का मतलब फ्लो करना है। एक क्रॉस सेक्शनल का मतलब है एरिया की बात हो रही है, किसी स्पेसिफिक एरिया से हो रहा है। उसके बाद कंडक्टर होना चाहिए वो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंसुलेटर्स के अंदर चार्जेस तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनका बॉन्ड स्ट्रांग होता है, वो पेयर बना के रखते हैं और वो धीरे धीरे करके टूटते नहीं है। हो सकता है कि एक आध एक चार्ज उधर हो जाए पर उसकी वजह से करंट फ्लो नहीं होगा। कंडक्टर्स आर द बेस्ट कंडक्टर, कंडक्टर्स कह सकते हैं बेस्ट है टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, तभी उनका नाम कंडक्टर पड़ा है। इन अ यूनिट टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर। मेनली अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ यूनिट चार्जेस हमारे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ यूनिट टाइम के अंदर जा रहे हैं, किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को पास कर रहे हैं, सरपास कर रहे हैं, तो उसे कहेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, पता है, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ क्यू इज द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर से अगर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है और एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर हो रहा है, सिर्फ मैं कह दूं इतनी सी बात, इफ क्यू इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, तो ये बात पूरी नहीं होगी, ये इलेक्ट्रिक करंट को स्पेसिफाई नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक करंट को स्पेसिफाई क्या करेगी? इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम जरूरी है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला आ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे चार्ज है जो कि हमारा क्यू होता है, होल अपॉन टाइम आता है जो कि टी से रिप्रेजेंट होता है। ये मेरा फॉर्मूला हो जाना है इस चीज का, इलेक्ट्रिक करंट का। तो यहाँ पे Q को मैं NE से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T टाइम, और N यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है, एक इंटीजर है N, यहाँ पे एक इंटीजर है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो एक इंटीजर मल्टीपल है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन्स पार्ट में इधर उधर नहीं जाते, पूरा पूरा एक इलेक्ट्रॉन उधर से उधर मूव करेगा, नहीं तो वो मूव नहीं करेगा। एक स्टूडेंट को बाहर जाना है क्लास से तो वो थोड़ा सा अपना पार्ट बाहर नहीं भेज सकता, उसको पूरा का पूरा जाना पड़ेगा।
कुछ लड्डू खाए मैंने तो लड्डू मैं पूरा ही खाऊंगा, आधा अधूरा नहीं खाऊंगा, ठीक है, खा तो सकते हैं पर इलेक्ट्रॉन्स में ये चीज वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ यूनिट चार्ज है जो कि हमारे यूनिट टाइम के अंदर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को सरपास कर रहा है, वहां से निकल रहा है, जिसको I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी या NE अपॉन टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज को अपन एक एनिमेशन के हिसाब से देखते हैं। तो मेरा यहाँ पे ये हो जाएगा, ये वायर है मेरी, ये वायर है मेरी, वायर पूरी की पूरी ये देखो ऐसे करके आ रही है। मैंने इस एरिया को, स्पेसिफिक एरिया को मैंने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाने की कोशिश करी है। अब बाहर से हमारी जो कोटिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है ताकि हमको करंट ना लग जाए, ठीक है। अंदर जो होता है कॉपर हो सकता है या सिल्वर हो सकता है। मैंने आपको बताया था कंडक्टर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर्स क्या क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताए थे लास्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। और उसके साथ अपन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे n के बारे में बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि उस कंडक्टर के थ्रू निकल रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहूं या यहाँ पे इस q को डिफाइन कर दूं तो q और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अप्रोक्सीमेटली सेम ही तो हैं। तो यहाँ पे मैं लाता हूं इलेक्ट्रॉन्स जो एक स्पेसिफिक एरिया को, देखो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां से इस एरिया को पास कर रहे हैं। अगर इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं कंबाइन कर दूं और कह दूं कि ये जो Q है ये Q ही पास कर रहा है, Q जो चार्ज है मेरा, टोटल चार्ज है, वो स्पेसिफिक एरिया को पास कर रहा है इन जस्ट 1 सेकेंड, इस टाइम के अंदर। मेनली हम फिजिक्स के अंदर क्या है, मिनट्स और आवर्स को कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम सेकेंड्स को ज्यादा प्रिसाइज मानते हैं। तो एक सेकेंड में कितने चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उस चीज को कहेंगे हम क्या, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम आगे भी देख सकते हैं कि भाई उसकी यूनिट भी तो होगी कुछ ना कुछ। अब अगर मैं यूनिट की बात करूं वहां पे, तो वहां पे था I इज इक्वल्स टू मेरा Q अपॉन टी या NE अपॉन टी। चार्ज को मैंने बताया था Q का जो होता है, चार्ज का होता है हमारा यूनिट कूलम और अपॉन होता है सेकंड। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं कूलम सेकंड -1, ये इसकी यूनिट हो सकती है लॉजिकली, पीछे वाले स्लाइड से अगर मैं कंपेयर करूं तो। लेकिन इस स्लाइड में जो है हम इस चीज को आगे देखेंगे तो इसे कहते हैं एम्पियर। जो ऐसा यूनिट है वो है एम्पियर। और यहाँ पे ए कैपिटल क्यों है, क्योंकि ये किसी हमारे स्पेसिफिक साइंटिस्ट के नाम पे लिखी गई है। जैसे कूलम था, न्यूटन है, जूल है, ये हमारे अलग अलग साइंटिस्ट के नाम पे लिखी गई है। तो किसी के नाम पे अगर कोई यूनिट डिफाइन करी जाती है तो उसे कैपिटल से डिफाइन किया जाता है। और ये जिन साइंटिस्ट ने हमें दी थी उनका नाम था एंद्री मेरी एम्पियर, ठीक है। नाम याद करने की कोई बड़ी बात नहीं है और जरूरत भी नहीं है, बस हमें ध्यान देना है कि ऐसा यूनिट ऑफ जो करंट है वो है एम्पियर और ए से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे 1 एम्पियर कितना करंट होता है, सबसे बड़ी बात यह आती है, क्योंकि हमने 1 वोल्ट को भी डिफाइन करा, वर्क डन भी डिफाइन करा। 1 वोल्ट था 1 जूल ऑफ वर्क डन इन हमारा अपॉन क्यू, W अपॉन क्यू। तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन इज डन अपॉन 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट या 1 वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज जो था वो वोल्ट से ही कंपेयर था। पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका जो हम ऐसा यूनिट लेते हैं वोल्ट ही है। तो यहाँ पे when 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, किसी भी क्रॉस सेक्शन से निकले थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से निकले, देन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। इसका मतलब है कि 1 एम्पियर ऑफ करंट क्या होगा मेरा, when 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। अगर मैं इस चीज को देखूं, यहाँ देखो एनिमेशन में भी है, ये हमारा 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में पास हो गया। तो अगर मैं कह दूं कि 1 कूलम की वैल्यू देखी थी हमने इलेक्ट्रॉन्स में, याद है, अभी भी याद है कि भूल गए हो, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम में। तो अगर मैं इस चीज को लिख दूं कि 1 एम्पियर का मतलब है 6.25 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं 1 सेकंड के अंदर। अगर इस चीज को मैं लिखने बैठूं ना तो 6.25, अब जीरोस मल्टीप्लाई करते हैं 2 जीरोस से तो यहां पे हट ही जाएंगे, तो 16 मोर जीरोस। तो पहले तो इस डेसिमल को हटाते हैं यहां से एंड देन फिर हम लिखेंगे 16 मोर जीरोस, यहां पे डिफाइन करेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं एक कूलम ऑफ चार्ज के अंदर। जब सिर्फ एक कूलम चार्ज एक सेकंड में मूव कर रहा है किसी एक एरिया से या वायर से, जो भी आपके आसपास है, हम वैसे तो घिरे हुए हैं, आजकल का टेक का जमाना है तो हमारे आसपास सारी की सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं। तो देखो, समझो, दो आंखें हैं हमारे पास, एक तो नॉर्मल आंखें हैं, एक है साइंस की आंखें। तो साइंस की आंखों से अगर देखोगे तो नॉर्मल इंसान के लिए तो क्या, करंट एक वायर से जा रहा है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको समझाऊं साइंस की आंखों की वजह से, मैं आप किसी को डिफाइन करोगे कि अरे इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक सेकंड में निकल रहे हैं तो 1 एम्पियर ऑफ करंट बन रहा है। वैसे हमारे जो घर में है वो 10 15 20 एम्पियर तक भी हो सकता है ना। अब 20 एम्पियर, इसको मतलब और 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो उस चीज का लॉजिक बैठता है कि 1 एम्पियर बहुत बड़ी क्वांटिटी है, और 20 15 जो भी एम्पियर्स हम रिलेट कर रहे हैं वो और बड़ी क्वांटिटी होगी। मल्टीप्लाइंग दिस नंबर बाय 15 और 20, अगेन इट इज अ बिग क्वांटिटी। सिर्फ 16 जीरो लगाए हैं, समझ में तो आया होगा कि 2 डेसिमल प्लेसेस गायब होगा, बेसिक मैथ्स है। आगे बढ़ना चाहता हूं तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा ऐसा यूनिट हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पियर, उसको इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। अब देखो, जब हमें करंट के बारे में पता चला तो हमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के बारे में भी पता करना था। तो पुराने साइंटिस्ट ने जब उस चीज के बारे में पता करने की बात करी तो वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, पागल हो गए, मतलब बहुत सारे लोग भिड़ने लग गए एक दूसरे से, कि लोगों की सोच भिड़ने लग गई। एक दूसरे लड़ाई तो नहीं करी होगी उन्होंने, पर उनकी जो सोच थी वो टकराने लगी, कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करने लगी एक दूसरे से। क्या कॉन्ट्राडिक्ट करने लगी, कुछ लोग बोलने लगे कि अरे पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जाता है, कुछ लोग कहते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जाता है। तो उन सब की सोच को मिला के कंक्लूजन निकला कि लेट अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने अज्यूम करा कि जो हमारा करंट है वो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल जाता है। करंट जो होता है आई, वो हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जा रहा है। इस चीज के बारे में हमको पता चल गया, ठीक है। लेट्स एज्यूम करा है अभी, बाद में इस चीज पे और रिसर्चेज हुई तो यहाँ पे अपने को पता चल रहा है, देखो पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव पे जा रहा है। अब पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे जा रहा है, करंट क्यों फ्लो हो रहा है, ये चीज दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि सर बता तो रहे हैं करंट फ्लो कर रहा है, मेरे घर में आसपास की वायर्स में स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हो, या बल्ब जल रहा है, या ट्यूबलाइट जल रही है, या मिक्सी ग्राइंडर, कुछ भी आप उस चीज को चला रहे हो, टीवी चला रहे हो, तो वो सब चीजों के लिए करंट फ्लो होना जरूरी है। अब करंट ही क्यों फ्लो हो रहा है और करंट फ्लो कैसे होता है, ये चीज दिमाग में चमकी कि नहीं चमकी, और थोड़ी देर में इसका आंसर आने वाला है। तब तक दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहो और लगे रहो कि ये चीज क्यों आती है। मोस्टली बच्चों को, अगर जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा उनको आंसर मिल चुका होगा। अब अगर नहीं मिला है तो देखते रहो, आगे आंसर अवेलेबल है। तो फर्स्टली जब हमें कहा गया कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर यहां पे मैं कह दूं कि नॉर्थ डायरेक्शन में मेरा करंट जा रहा है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट मेरे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। देखो मेरे इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं, तो साउथ डायरेक्शन में मेरा इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। अगर इस डायरेक्शन में मेरा करंट जा रहा है तो वेस्ट डायरेक्शन में मेरे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। अब यहां पे ये देखो, is an electric circuit, the current flows from the positive terminal of the cell to the negative terminal, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक जाता है। ये अज्यूम किया गया था, ठीक है, सिर्फ अज्यूम किया गया था। बाद में ये चीज देखी गई कि आपको मैं एक टर्म बता चुका हूं, एक पोटेंशियल डिफरेंस नाम की चीज होती है। पोटेंशियल डिफरेंस नाम की चीज होती है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ एग्जिस्ट करेगा तो ही करंट मूव करेगा। बैटरी देखिए, दो टर्मिनल्स होते हैं पॉजिटिव, एक जिसे कहते हैं यहाँ पे निपल वाला टर्मिनल, एक फ्लैट टर्मिनल होता है, फ्लैट साइड होती है। तो निपल वाला जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और दूसरा वाला फ्लैट साइड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। अगर यहाँ पे हाई पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल अवेलेबल नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, यहाँ पे ये चीज मूव ही नहीं करेंगे, चार्जेस मूव ही नहीं करेंगे, और चार्जेस मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट मूव नहीं करेगा, ठीक है। करंट को मूव करने के लिए हमें
इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है और इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस का वहां प्रेजेंट होना जरूरी है, जिसका मतलब है हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये चीज होनी वहां पे जरूरी है। अगर हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल प्रेजेंट ही नहीं है वहां पे, तो लॉजिकली वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तो करंट वहां प्रेजेंट नहीं है, करंट वहां मूव नहीं कर रहा है। तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कहां ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो ऑब्वियसली नेगेटिव टर्मिनल पे ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स यहां से देखो निकल रहे हैं, इस बैटरी में जाते हैं, वो इधर उधर घूमते हैं, जब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा या वायर में करंट फ्लो होता है, होते इलेक्ट्रॉन सभी में हैं, क्योंकि एटम से ही तो बनी है बच्चों सारी की सारी चीजें। जो छोटी छोटी चीजें हैं न्यूक्लियस के आसपास, इलेक्ट्रॉन्स ही तो घूम रहे हैं इन्हीं शेल्स के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन्स इवन वुड में, प्लास्टिक में, सब में है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। अब वो मूव भी कर रहे हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा मूव कर रहे होते हैं अंदर। अब उनको डायरेक्शन कौन देता है, जब उस कंडक्टर से, मेनली कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, वायर की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर से जब इलेक्ट्रिक करंट में पास करूंगा तो उनको डायरेक्शन मिल जाएगी। जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल लेते हैं सॉरी, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मानो अपन सब शादी में गए तो जब तक क्या काम धंधे नहीं होते या अपने को खाने की खुशबू नहीं आती, खाने के जो ढक्कन है, बटर पनीर मसाला है, जो भी वहां पे नान वान है, वहां पे उसके सब्जियों के, उसके खाने के ढक्कन नहीं खुले होते, तब तक हम तो क्या भीड़ इधर उधर घूम रही होती है, घूमते घूमते घूमते, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, घूमते रहते हैं। लेकिन अगर जैसे ही अपन शादी में घुसे और खाने के ढक्कन खुले हुए मिले हैं, तो दौड़ते कहाँ हैं अपन, सबसे पहले खाने की तरफ दौड़ते हैं, ऑब्वियस सी बात है, उनको डायरेक्शन मिल जाती है। तो अगर किसी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर उधर घूम रहे हैं और उनके पास डायरेक्शन नहीं है, तो वो इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, जैसे ही उनके अंदर से करंट फ्लो होगा, वो उनको डायरेक्शन मिल जाएगी, उनको खाना मिल जाएगा और वो दौड़ते चलेंगे। कैसे दौड़ते चलेंगे, तो एक वायर के अंदर से भी करंट कैसे फ्लो होता है वो भी हम देख लेते हैं। ये देखो, जब अंदर थे तो उस इलेक्ट्रॉन के पास कोई चांसेस नहीं थे, इधर उधर भटक रहा था, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो करना चालू किया तो उनके पास मिल गया। यहाँ पे क्या, जैसे टर्मिनल मैंने जोड़े तो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। और करंट की बात करता हूं तो ये जाते हैं फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। अगर मैं कह दूं यहाँ पे है हाई पोटेंशियल और यहाँ पे है लो पोटेंशियल, अब यहाँ पे अगर मैं कह दूं कि करंट मेरा जाता है, आई जो है वो मूव कर रहा है फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल, है ना, तो मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है बच्चों फ्रॉम द लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। उल्टी बात कर रहा हूं, जैसे मैंने बताया था नॉर्थ डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है तो साउथ डायरेक्शन में मेरे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे। फ्लोइंग ऑफ चार्जेस इन अ वायर, वायर के अंदर भी वैसे ही मूव कर रहे हैं। वायर के अंदर एक और तरीके से जब करंट फ्लो होता है तो मैं चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता हूं कि जब इनसाइड एक सॉलिड कंडक्टर है अपने पास, अगर एक सॉलिड कंडक्टर है, ऑब्वियसली जो वायर है आपके घर में, मान लो ये पेन है, जो ये एक वायर है, इसके बाहर तो प्लास्टिक की कवरिंग है, अंदर एक कॉपर वायर होगी या सिल्वर वायर होगी, मेनली कॉपर यूज करते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। सिल्वर वायर पूरे घर में लगा दोगे तो भाई फिर तो अंबानी खानदान से बिलोंग करते हो आप, ठीक है। इफ इनसाइड अ सॉलिड द एटम्स आर पैक्ड टुगेदर सो क्लोजली to each other but electrons are able to travel through the solid crystals as they were in vacuum। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही एक चीज है जो ट्रैवल हो रही है, इधर से उधर हो सकती है क्योंकि वो हमारे एटम के बाहरी शेल्स में प्रेजेंट हैं। अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो वो अपना न्यूक्लियस तोड़ के तो बाहर आएंगे, उनको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, फिर वो मूव करना चालू करेंगे। तो इतनी मेहनत वो नहीं करते, वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन बेटा तू ही सारा का सारा काम कर दे। When a steady current flow in a conductor, then the electrons in it move with a certain average drift speed। यहाँ पे एक वर्ड का यूज किया गया है ड्रिफ्ट स्पीड, इसके बारे में भी हम अभी जानने वाले हैं। एक सर्टेन हमारे जैसी करंट उस वायर से फ्लो होना चालू होता है। अब करंट फ्लो हो रहा है मतलब चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, चार्जेस हमारे नेगेटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते होते बताया था एक कूलम ऑफ चार्ज अगर हमारा कितने में, एक सेकंड में ट्रैवल कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो होता है 1 एम्पियर। अगर 1 एम्पियर हो रहा है तो मान के चलो कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं एक सेकंड के अंदर उस वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से, छोटे से एरिया से।
तो वहां पे उनकी एक ड्रिफ्ट स्पीड होती है। उस कंडक्टर में जब मैं करंट चालू कर दूंगा, जब मैं स्विच ऑन कर दिया, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एक स्पीड होती है जिसे हम ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं, जो कि होती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इससे चालू हो जाते हैं। Thus the flow of charges produces the current in a wire। और इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस वायर में करंट को फ्लो करने के लिए काबिल बनाते हैं, तरीका दे देते हैं। अब जो ड्रिफ्ट स्पीड की बात करी थी मैंने, ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट ऐसे नहीं गाड़ी को ड्रिफ्ट करते फिर रहे हैं, नहीं 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 बच्चों, ये वाली बात है, ये पूरा डिफरेंट है। ये डिफरेंट क्या है? ड्रिफ्ट स्पीड इज द कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड है, मतलब जो ये बताया गया है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट स्पीड है, ये चेंज नहीं होती। कांस्टेंट का मतलब समझते होंगे। ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स की बात है, इनसाइड द कंडक्टर, वायर के अंदर की बात हो रही है, विद विच दे मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सप्लाई। कि जब मैं करंट चालू करूंगा, स्विच चालू करूंगा, तभी तो उसमें से करंट निकलेगा, नहीं तो अंदर वो तितर बितर घूम रहे थे, तितर बितर। एक तरीके से मान लो ये मेरी वायर है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई नीचे, कुछ ऊपर, कोई भाग रहा है सीधा, कोई पीछे, सब इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें से करंट अप्लाई करा, इस वायर के अंदर मैंने थोड़ा सा स्विच ऑन कर दिया, तो आई यहाँ जाता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे भी आएगा। तो ये सारे के सारे करंट तो इधर जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में भागना चालू कर देंगे, और ये घूमते हैं हमारी ड्रिफ्ट स्पीड से, जिसकी वैल्यू है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सप्लाई के बाद ही इनकी स्पीड बनती है। अगर वहां वायर रखा हुआ है तो वो इस कंडीशन में है, इलेक्ट्रॉन्स अंदर जो हैं उनकी ड्रिफ्ट स्पीड डिफरेंट हो सकती है, पता नहीं, उनकी डायरेक्शन भी एक कांस्टेंट नहीं होती। जबकि इस कंडीशन में देख रहे हो, सेकेंड कंडीशन में जिसे मैं कह रहा हूँ एज कम्पेयर टू फर्स्ट कंडीशन, तो यहाँ पे सेकेंड कंडीशन में उनकी डायरेक्शन फिक्स हो गई है, फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट। अब ये देखो, एक वायर लेके आए, थोड़ा सा कट मारो इसके अंदर फटाफट, ये कट मार दिया अंदर, कॉपर वायर होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो बिजली चालू करी तो इनका राइट टू लेफ्ट दौड़ना चालू हो गया। अब राइट टू लेफ्ट तो जा रहे हैं कौन? इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्जेस, तो लेफ्ट से राइट जाएगा हमारा करंट। अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, करंट जिस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। लॉजिकली ये बात क्लियर हो चुकी। बार बार दिमाग पे ठोकर मार मार के मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ। देखो, एक तो चीज है पढ़ाना, मैं पढ़ा सकता हूँ, 1 मिनट में वो चीज कंप्लीट हो सकती है, फटाफट पढ़ा के फटाफट आगे बढ़ जाऊं, लेकिन मैं आपको समझाने के पीछे पढ़ता हूँ कि अगर आप उस चीज को समझ जाओगे तो जीवन भर उस चीज को फॉलो कर पाओगे और वो आपके दिमाग से कभी बाहर नहीं जाने वाली है। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आगे मूव करते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड मुझे क्या बोलती है? चार्जेस फ्लो ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। जो चार्जेस हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से घूमते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि करंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से घूमता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो घूमते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ढूंढते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कोई भी चीज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रही है। ऑब्वियस सी बात है, घर पे जो टंकी है वो छत पे रखी जाती है, उसके अंदर से जब मैं टैप खोलता हूं तो टैप के अंदर से पानी आ जाता है, ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर तो भेजने के लिए पंप की जरूरत होती है, या हम उस जगह पे वाटर पंप या हमारी मोटर्स का यूज करते हैं मेनली। तो मोटर्स एक्सटर्नल फोर्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई को यूज करते हैं, तो मोटर को चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी होने के लिए हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखते हैं, मेरे पास दो बॉडीज हैं, ए बॉडी और बी बॉडी। ए बॉडी और बी बॉडी को मैंने कनेक्ट करा यहाँ पे बल्ब। अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट फ्लो करेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है ये बल्ब ग्लो करेगा, अगर नहीं है तो ग्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं हमारे ए बॉडी और बी बॉडी के अंदर क्या क्या वोल्टेजेस प्रेजेंट हैं। तो हमारे वोल्टेज ए कहता है, वोल्टेज ऑफ ए है हमारा, वोल्ट ऑफ ए है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कहता है V इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट। सेकंड भी V इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? हायर और लोअर पोटेंशियल के बीच में कोई डिफरेंस है? कोई छोटा सा अमाउंट भी प्रेजेंट है, 0 और 0? कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसलिए मेरा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। एक और सेकंड सिचुएशन लाते हैं, 500 एंड 500। अगेन कोई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, तो चुटकी बजाते हैं। नेक्स्ट लाते हैं 100 एंड 0। 100 एंड 0 में ये बात मुझे क्लियर हो गई, फ्रॉम द हायर पोटेंशियल
टू द लोअर पोटेंशियल मेरा इलेक्ट्रॉन या चार्ज मूव कर रहा है, इसकी वजह से ये बल्ब मेरा ग्लो कर रहा है। एक और सिचुएशन लाते हैं -100 और 100, -100 और 100। ध्यान देना, माइनस की बहुत बड़ी वैल्यू है, सिंबल्स, साइंस, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक छोटा सा माइनस आपका पूरे के पूरे 5 नंबर के क्वेश्चन को गलत कर सकता है। टीचर हो सकता है कि आपके नंबर काट दे क्योंकि वहां पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लिख दिया और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लिख दिया। तो लॉजिकली एक मैथ्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको मैथ्स की भी कंडीशन समझ में आ जाएंगी, और फिजिक्स पे तो आप रोल प्ले कर ही रहे हो मेरे साथ और बेटर एंड बेटर एवरीडे होते ही जा रहे हो। एक लास्ट कंडीशन यहाँ पे हमें समझ में आ गई, बल्ब तब ग्लो करेगा जब वहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट तब फ्लो करेगा जब वहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे जब वहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसीलिए बेसिक लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखा दिया था। अब यहाँ पे जो हम नेक्स्ट चीज सीखने वाले हैं वो है हमारे घर में आने वाली बिजली। बिजली बिजली चंदी कुड़ी बदला दी बहन, सारे उन्होंने बिजली बिजली कहन। तो ये वही बिजली है जिसके ऊपर गाना बन चुका है, और ये वैसे घर पे वाली तो नहीं आती, ये जरूर आती है करंट के फॉर्म में। तो दो वायर्स होती हैं, कभी भी आपने खंबे पे या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पोल पे आपने देखा हो तो वहां दो वायर्स होती हैं। एक होती है एक्टिव वायर जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, दूसरी होती है न्यूट्रल वायर। ठीक है। अब कभी कभी होता है कि पक्षी उसके ऊपर बैठे हुए होते हैं, ठीक है, कभी कभी पक्षी बैठे रहते हैं, पक्षियों को तो करंट लगता नहीं, लेकिन अपन को घर वाले मना करते हैं कि तार को हाथ मत लगाना बेटा। ये तो वैसे लगाना भी नहीं चाहिए क्योंकि YouTube पे वीडियोस हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है उनके अंदर, बहुत ज्यादा वोल्टेज हो सकता है कि वो 11 किलो वॉट ऐसे करके इधर लिखा रहता है, वॉट में लिखा रहता है, या 220 वोल्ट्स ऐसे होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। हो सकता है कि अपन उसको छुए और भस्म हो जाए क्योंकि वो इतनी एनर्जी है, वो रास्ता ढूंढेगी मेरे थ्रू। अब वो रास्ता ढूंढेगी तो मुझे जला के ही, ऑब्वियसली मेरे अंदर ब्लड है और ब्लड एक वाटर है, वाटर इज अ गुड कंडक्टर, और सॉल्ट्स तो हैं ही हैं, वाटर डिस्टिल्ड वाटर इज अ बैड कंडक्टर, बट salts added into that water would be a good conductor of the electricity। अब यहाँ पे मैं बिठा देता हूँ एक पक्षी को, ये पक्षी बैठा है मेरा, अब इसको तो करंट लग नहीं रहा, अब इस पक्षी को करंट क्यों नहीं लग रहा? पक्षी को करंट इसलिए नहीं लग रहा है, अगर वो 220 वोल्ट की वायर पे भी बैठा है तो उसके दोनों पैर, ये और ये लेफ्ट और राइट वाला जो पैर है वो दोनों 220 वोल्ट पे हैं। ये देखो, ए वाला जो पैर है मान लेते हैं और एक बी वाला पैर है, तो दोनों पैर का नाम दे दिया, पैर मतलब लेग्स, ए लेग एंड बी लेग, दो ही पैर होंगे भाई, ऐसा तो है नहीं। तो इसका भी 220 वोल्ट है और इसका भी 220 वोल्ट है। क्या यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा? क्या हायर और लोअर पोटेंशियल के बीच में हमारा डिफरेंस है क्या? 220 माइनस 220 जीरो, और इसी वजह से पक्षियों को करंट नहीं लगता। जबकि अगर हम जैसा कोई होशियार आदमी लगाए सिड्डी और चढ़ने की कोशिश करे, आजा मेरे लाल, अब वो लगाया उसने, जैसे उसको पकड़ा और उसको मिल गया क्या, चमकना चालू, और ज्यादा देर पकड़ा तो बदल गया हड्डियों में, कैसे कंकाल बन गया, स्केलेटन बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि क्या होता है, मेरा एक देखो, एक सोर्स, दो चीजें मैंने ना लास्ट स्लाइड में देखो, उसने क्या किया, दो हैं उसके, यहाँ पे उसने पकड़ा है 220 वोल्ट की वायर को, जबकि उसकी बॉडी है न्यूट्रल, और यहाँ पे अर्थ पे हो सकता है 0 वोल्ट का पोटेंशियल प्रेजेंट हो, और यहाँ पे इस पूरे सिनेरियो के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। करंट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टिल लोअर पोटेंशियल भागना चालू कर देता है, और कई बार देखा होगा हमें ये चीज पकड़ लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है बहुत ज्यादा करंट, और हमें झटका लगता है, और ज्यादा देर पकड़े तो हम बदल जाते हैं ऐसे कंकाल के अंदर। किसी भी चीज को ग्लो कराने की कोशिश करते हैं, किसी भी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे क्या होता है बच्चों, हमें एक सर्किट की जरूरत होती है। क्योंकि बाहर के खंबे से तो मैंने ले ली वायर घर में, वो जाती है मीटर में, मीटर हमारी रीडिंग्स नोट डाउन करता है, मीटर से दूसरी वायर आती है जो कि मेरे घर में जा रही होती है और एमसीबी बॉक्स के अंदर जा रही होती है। अब एमसीबी बॉक्स में जो वायर्स हैं वो मेरे अलग अलग स्विचेस तक जा रही होती हैं, अलग अलग प्लग्स तक जा रही होती हैं। तो वो प्लग बॉक्स तक जो आ रहा है, उसके बाद जो
हम उसमें अप्लायंस प्लग इन कर रहे हैं, चाहे वो आपकी टीवी हो, चाहे वो मिक्सर ग्राइंडर हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, कुछ भी हो, तो उस चीज को चलाने के लिए प्रॉपर एक सर्किट की जरूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। और ये क्लोज्ड पाथ होता है जिसके अंदर करंट फ्लो करता है। A closed path in which current can flow is called electrical circuit। इलेक्ट्रिकल सर्किट एक ऐसा क्लोज्ड पाथ है, ध्यान देना, क्लोज्ड पाथ है जिसके अंदर हमारे करंट को फ्लो करने की जगह मिल जाती है और वो हमें करंट दे देता है या हमारे अप्लायंसेस चलने लगते हैं। अब वो दिखता कैसा है, ये देखो ऐसा सा कुछ दिखता है। जब इसको बंद करता हूं, हमारी की या स्विच, इसे कहते हैं स्विच, स्विच है। अब ये स्विच चालू है तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और पॉजिटिव टू नेगेटिव मेरा क्या करंट मूव कर रहा है। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, करंट मूव कर रहा है, तो मेरा बल्ब ग्लो कर रहा है। यहाँ पे ये बल्ब है, ये ग्लो करता है। वैसे अब ऐसे बल्ब आते नहीं है, टंगस्टन फिलामेंट वाले बल्ब हैं। देखा होगा आपने पुराने बल्ब अगर देखे हो तो वो ऐसे से होते हैं, उनमें दो ऐसे चीजें होती हैं और ये टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन फिलामेंट नाम की चीज होती है, फिलामेंट होता है वो टंगस्टन नाम के एक मेटल से बना होता है। जब भी उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो ग्लो करने लगता है, उसकी प्रॉपर्टी है वो। तो पुराने बल्ब में होता था, अब हमारे घरों में एलईडी और ये सब चीजें यूज होने लगी क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन को कम कर देती है। कंजम्पशन को रोकने के लिए, इलेक्ट्रिकल बिल को कम करने के लिए हमने ये सब अप्लायंसेस को इन्वेंट कर लिया है, धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी इन्वेंट और होती आ रही है, डेवलप करती आ रही है। तो मेनली लॉजिक क्या था कि जब सर्किट बंद होगा तब मेरा बल्ब ग्लो करेगा, जब सर्किट खुला होगा, स्विच बंद कर देता हूं तो वहां पे मेरा करंट फ्लो नहीं करेगा, चार्जेस के फ्लो होने का रास्ता रुक जाएगा। तो उसे ओपन सर्किट कहते हैं। जब करंट फ्लो नहीं होता, स्विच ऑफ होता है तो वो ओपन सर्किट है, जब वो बंद होगा तो उसे कहेंगे क्लोज सर्किट। और क्लोज सर्किट की वजह से मेरा करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है तो मेरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, जो भी वो डिवाइस है, वो चलने लग जाता है। इसके साथ ही साथ हमको एक चीज और मिलती है, व्हेन वी यूज सिंबल्स टू ड्रॉ इलेक्ट्रिकल सर्किट देन इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक, अब देखो कभी भी अगर मैं ऐसे ड्रॉ करने लगूं, अगर वॉशिंग मशीन के अंदर के मैं पार्ट्स को ड्रॉ करने लगा तो भैया ये जो बोर्ड है, इवन मेरी दीवारें तक मैं पूरी भर दूंगा, लेकिन उसके अंदर वो पूरे के पूरे छोटे छोटे पार्ट्स नहीं आ पाएंगे क्योंकि हर एक पार्ट को ड्रॉ करना बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग है भी नहीं। लेकिन अगर मैं इन्हीं चीजों के सिंबल बना दूं जो कि मुझे फिजिक्स ने दिए हैं, हमारे पुराने जो इन्वेंटर्स थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने छोटे छोटे सिंबल्स बना दिए, जिसकी वजह से ये सर्किट डायग्राम बनाना बहुत हो जाता है इजी। इसे कहते हैं हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। अब इसी चीज, कॉम्प्लेक्स ही चीज को बल्ब जैसे मैंने बनाया, ये भी एक तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम का ही एक पार्ट है। बल्ब को हम इस तरीके से बनाते हैं, तो कीज को और चीजों को हम कैसे बनाएंगे उस चीजों के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड जो मुझे बताएगी दैट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम्स। कुछ सिंबल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, उन सिंबल्स के बारे में जानेंगे। तो पहला सिंबल जो आता है वो होता है रेजिस्टर। रेजिस्टर के बारे में अभी अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये रिलेट करेगा रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस अभी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आने वाला टॉपिक है और उसके साथ हम और भी टॉपिक्स कवर करेंगे जैसे ओम्स लॉ है या रेजिस्टर्स हैं, सर्किट्स हैं। और सर्किट्स भी दो तरीके में होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं वो आगे आने वाले टाइम पे मैं आपको बताता चलूंगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देता हूं। लॉजिकली अभी रेजिस्टर क्या है, एक स्विच मान लो। रेजिस्टर एक ऐसी चीज होती है जो करंट के फ्लो को रोकता है। अ डिवाइस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट के फ्लो को रोकता है। अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की दुकान पे जाओगे और रजिस्टर मांगोगे तो वो कुछ ऐसी सी चीज देगा, और अगर मैं आपको इसी चीज को बनाने के लिए कह दूं तो वो देखो ऐसे हम ड्रॉ कर देते हैं हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम के अंदर, जो कि हमारे लिए इजी पड़ता है। इसके साथ आता है अगला टॉपिक हमारा जो कि है रियोस्टेट। ये अगला डिवाइस है जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में लगा हुआ होता है, हमारे घरों में लगा रहता है। रियोस्टेट का सिंपल एग्जांपल है बच्चों, जो घर में लगने वाला पंखे का रेगुलेटर होता है ना, कभी कभी होता है किसी किसी के घर में बटन चालू करो तो पंखा घूमता है, वो अपनी स्पीड पे घूम रहा है। लेकिन अब हमारे घरों में वो एक नॉब लगा रहता है जिसको रोटेट करते हैं 1 2 3 4 5 नंबर पे, वो अलग अलग नंबर पे अलग अलग स्पीड पे घूमता है। तो एक नंबर पे क्या होता है, उसको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिल रहा है। मैक्सिमम तो नहीं कह सकते, 0 पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस है क्योंकि वो बंद है। बटन चालू होने पे भी अगर मैं उस स्विच को 0 पे रखूं, उस प्लग को 0 पे रखूं, तो वो नहीं चलता। जैसे मैं थोड़ी सी इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूं,
मतलब रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम कर देता हूँ तो वो 1 नंबर पे थोड़ी सी स्पीड में घूमता है, 2 नंबर पे और तेज, 3 पे और तेज और 5 तक आ जाते हो, फुल स्पीड पे आ चुका होता है। तो ये क्या है, ये रियोस्टैट ही है। रियोस्टैट इज अ वेरिएबल रजिस्टर, ये एक रजिस्टर है जो वेरिएबल है। ऐसा डिवाइस ये आपको सीनियर डिवीजन में या आपके स्कूल की फिजिक्स लैब में देखने को मिलेगा। ये जो नॉब होता है इसके ऊपर प्रेजेंट, इसको अपन ये चीज पे रन करते हैं, ये वायर की कॉइल्स होती हैं, इनके ऊपर अपन रन करते हैं ताकि ये डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर को रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करे हमारे सर्किट के अंदर। तो जो हमारा प्लग है जिसको गोल गोल हम रेगुलेटर कहते हैं, उसे घुमाते हैं, वो हमारा एक तरीका रियोस्टैट है जो हमारे घर में हमें मिल जाता है और हमें इस तरीके से उस चीज को इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे टॉपिक आने वाला है जो कि हो जाएगा हमारा कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक आएगा कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिसिटी को इकट्ठा करता है जब वो वेस्ट हो रही होती है। जैसे हमारी बायोलॉजी के अंदर में टर्म में बताऊं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, कुछ कुछ ऐसे ऑर्गन्स या छोटे छोटे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्सेस ऑफ एनर्जी को स्टोर करते हैं। जब कुत्ता पीछे पड़ता है तो वो डोपामीन करके आता है ना, है ना, पीछे से अपने एड्रेनलिन, सॉरी डोपामीन भी नहीं, एड्रेनलिन आता है। एड्रेनलिन से अपन बहुत तेज भागना चालू करते हैं, तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी कहीं स्टोर तो है ना मेरी बॉडी में। अगर वो स्टोर्ड ही नहीं होती तो जब कुत्ता पीछे पड़ेगा तो मैं भाग कैसे पाऊंगा। तो मुझे भागने के लिए चाहिए एनर्जी। वैसे ही जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अगर किसी डिवाइस को नहीं चाहिए तो वो कैपेसिटर को यूज करता है। इट इज अ डिवाइस यूज टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में वो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज या इलेक्ट्रिकल फोर्सेज को स्टोर करता है। लॉजिकली देखोगे तो ये चीज तो आपने देखी होगी, पुराने खिलौने अगर तोड़े होंगे, कभी कभी होते हैं मुझ जैसे इंजीनियर तो खोल फाड़ देते हैं उन चीजों को, तो खोलने के बाद ऐसी चीजें जरूर निकलती हैं, उसके सर्किट बोर्ड डायग्राम के अंदर चिपकी हुई रहती हैं। या बचपन में लड़ाई, भाई बहनों से लड़ाई करी हो और अपन ने फेंक के मारा हो टीवी का रिमोट, तो टीवी का रिमोट मारने का तो खुल जाता है, ग्रीन कलर की एक प्लेट निकलती है, उस पर ऐसी चीजें चिपकी हुई रहती हैं। इसी को कैपेसिटर होता है। रियल लाइफ है, तोड़ मत देना, घर वाले बहुत मारेंगे। नहीं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम के अंदर बच्चों हम इस तरीके से इस चीज को सिंपल सिंपल डायग्राम में यूटिलाइज करते हैं। अगला टॉपिक जो आएगा वो है हमारा फ्यूज। फ्यूज दिखता है, देखो पुराने दादा दादी के घर में गए हो या किसी के घर में पुराने सर्किट लगे हुए हो, पुराने स्विच बोर्ड लगे हुए हो, तो वह रेड कलर की एक स्विच बोर्ड पे छोटा सा एक बॉक्स होता था रेड कलर का, है ना। अब उसको रिप्लेस कर दिया हमने एमसीबी बॉक्स से जो घर के बाहर लगा रहता है। लेकिन पहले फ्यूज होते थे तो वो लुप झुप करता रहता, मतलब बंद चालू होता रहता था कॉन्टिन्यूसली, है ना। तो वो होता था फ्यूज। जब एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको मिलती है तो फ्यूज का काम होता है कि उस कनेक्शन को तोड़ दे, है ना, ताकि वहां पे उस अप्लायंस को, वहां पे जो अप्लायंस प्रेजेंट है जिसको हम यूज कर रहे हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अगर प्रेजेंट आ गया, गलती से आ जाता है, वैसे जबरदस्ती तो क्या ही है, उसमें जबरदस्ती कर भी नहीं सकते। तो अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है उस अप्लायंस को, उस डिवाइस को, तो वो क्या करता है, फ्यूज वो कनेक्शन को तोड़ देता है। ये कनेक्शन है, मैं इसको तोड़ नहीं सकता पर ऐसे टूट गया, ये है, और वो टूट जाता है। टूट जाता है तो वो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो डिवाइस तक नहीं पहुंच पाती, उस डिवाइस को हार्म नहीं करती है। ये हमारे मिक्सर ग्राइंडर या अभी के, हाँ, आयरन है, इलेक्ट्रिकल आयरन हैं, तो उनमें आज भी ये चीजें देखने को मिलती हैं क्योंकि वहां पे रेगुलेटर भी प्रेजेंट है और अंदर अगर आप देखोगे कभी तो भी किसी किसी इलेक्ट्रिकल आयरन में साइड में एक रेड कलर का बल्ब होता है, कॉन्टिन्यूसली जलता है। अगर नई नई आयरन को आप अनबॉक्सिंग कर रहे हो तो साइड में छोटे छोटे फ्यूजेस भी दिए जाते हैं। फ्यूज ऐसे से होते हैं, इनके बीच में एक वायर होती है, ये लेड की हो सकती है, टिन की हो सकती है। मेनली ये इसीलिए यूज होती है क्योंकि ये हीट सेंसिटिव होते हैं। जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें आती है तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से सर्किट को ब्रेक कर देते हैं। सर्किट को ब्रेक करने की वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या करंट है वो उस डिवाइस तक नहीं पहुंचता, और डिवाइस तक नहीं पहुंचता तो वो डिवाइस खराब नहीं होता है। हम इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम में उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इस तरीके से बनाया जाता है। A fuse is a piece of wire of a material which has very low melting point, that is it melts and breaks as soon as the temperature gets higher than its melting point। जैसे उसकी मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो वो खुद को मेल्ट डाउन कर लेगा, खुद को ये वायर जो है वो ब्रेक हो जाएगी, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को इधर से उधर नहीं जाने देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सेफ हो जाएगा, वो चीज खराब नहीं होगी। इलेक्ट्रिकल बल्ब, इसके बारे में हम सब जानते हैं, घरों में लगा हुआ होगा, आजकल CFL या LED बल्ब्स को यूज करते हैं। पुराने इलेक्ट्रिक बल्ब्स को जैसे हमने देखा ही है, तो मैंने बताया था आपको कि नीचे एक छोटा सा होल्डर होता है,
दो पॉइंट्स होते हैं, ऐसा सा होता है और इसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता है। टंगस्टन फिलामेंट नाम की एक चीज होती है वहां पे। ये टंगस्टन फिलामेंट क्या होता है, हीट सेंसिटिव है, इसका है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, तो जब भी इससे करंट फ्लो होता है तो ये फिलामेंट जलने लगता है और ग्लो करता है, हमें प्रोवाइड करता है लाइट। ठीक है। एन इलेक्ट्रॉनिक बल्ब इज अ स्मॉल एंड सिंपल सोर्स दैट यूजेस अ वायर फिलामेंट। फिलामेंट देखो वापस वर्ड यहाँ यूज किया है, टू ग्लो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। जब भी उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो ग्लो प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम के अंदर हम ऐसा बल्ब बनाते हैं। ये सिंबल्स याद कर लेना, एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है, उसके अंदर भी ये चीजें अच्छे से बताई गई हैं। क्यों बताई गई हैं, आगे जो सर्किट डायग्राम हम अभी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, ऐसे सर्किट्स आपको बन के आएंगे। ये सर्किट्स बन के क्यों आएंगे, क्योंकि इनके ऊपर आता है न्यूमेरिकल। देखो फिजिक्स है और ये है टोटली हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर। जैसे हम फर्स्ट चैप्टर पढ़े हैं जो कि था हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, उसके बाद हमने पढ़ा ह्यूमन आई, थर्ड चैप्टर पढ़े इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर यहाँ पे हम अगर कोई भी न्यूमेरिकल पार्ट को सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ थ्योरी बेस पे काम चलाएंगे, तो मजा नहीं आने वाला। मजा लेने के लिए न्यूमेरिकल आना जरूरी है, और न्यूमेरिकल आने के लिए बेसिक मैथ्स और छोटे छोटी चीजें आना जरूरी है। और यहाँ पे जो न्यूमेरिकल आएगा वो सर्किट डायग्राम से ही मोस्ट प्रोबेबली आता है हमारे बोर्ड्स एग्जाम में, तो उसके लिए सिंबल्स आने जरूरी है। नेक्स्ट जो आता है वायर जॉइंट्स होते हैं, कहीं कहीं पे होता है, घर पे आता है, दिवाली पे हमारे घरों पे जो वायर्स होती हैं उसको कट करके वो जोड़ के हमारी जो लड़ियां होती हैं, जो भी उन चीज को आप कहते हैं, जगमग लाइट होती है, उस चीज को कनेक्शन दे देते हैं। तो वो क्या होते हैं, या तो इस तरीके से ज्वाइन करता है, एक वायर से वो छोटा सा कनेक्शन बना देता है, या एक वायर से इस तरीके से छोटा कनेक्शन बना देता है। इन्हें कहते हैं वायर जॉइंट्स। ज्वाइन हो रही हैं एक दूसरे से, रियली में ज्वाइन हो रही हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वायर ज्वाइन नहीं हो रही विदाउट टचिंग, जब टच नहीं हो रही, जैसे एक वायर तो ये जा रही है, दूसरी वायर ऐसे आके ऐसे कूद के ऐसे जा रही है, तो ऊपर से कूद के जाती है, तो विदाउट टचिंग में, विदाउट ज्वाइनिंग में इस तरीके का या इस तरीके का इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम हमको देखने को मिलता है। वायर ज्वाइनिंग में इस तरीके का, और वायर नॉट टचिंग या नॉट ज्वाइनिंग में जंप करती हुई दूसरी वायर हमको दिखती है। अगला आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का सिंपल मतलब है, ये वोल्टेज को नापने वाला मीटर है, वोल्टेज प्लस मीटर। ठीक है, वोल्टेज मीटर है ये हमारा, जो वोल्टेज को नापने में काम आता है। मीटर तो ऑब्वियसली नापने वाली चीज है। तो यहाँ पे क्या है, इट इज अ डिवाइस दैट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस नापने में काम आता है वोल्टेज, हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। इट इज यूजुअली हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की बात आ गई, रेजिस्टेंस एक तरीके से मान लो रेजिस्टर ही है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या करंट के सप्लाई को स्लो करता है। इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। और कंटिन्यूसली वीडियो देखते रहना, ऐसा नहीं कि स्किप करके आगे चल जाओ, क्योंकि आप अभिमन्यु नहीं हो क्या अंगूठा काट के और ये सब करके हम एक बार में कोई भी चीज पढ़ लें तो मेरे दिमाग में सेव हो जाती है। स्टडी मटेरियल है ये, और कॉन्टिन्यूसली पढ़ना जरूरी है। एक फ्लो में पढ़ोगे, बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी चीजें हैं आगे। एंड इज प्लेस्ड इन पैरेलल कनेक्शन इन सर्किट। अब पैरेलल कनेक्शन, जैसे मैंने बताया सर्किट डायग्राम में कनेक्शंस होंगे, तो दो तरीके के कनेक्शंस होते हैं बच्चों। एक होता है सीरीज कनेक्शन, दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन। पहले मैं पैरेलल के बारे में बता दूंगा, थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको सीरीज और पैरेलल के रिलेटेड अपने को बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और ये वोल्ट मीटर भी अपने को पता लगेगा पैरेलल में क्यों लगाते हैं। अच्छा हाँ, ये चीज क्यों है, पैरेलल में ही क्यों लगा रहा हूँ। देखो वोल्ट मीटर तो लॉजिकली ऐसा दिखता है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि वायर्स कनेक्ट करते हैं और पता करते हैं कितना वोल्टेज जा रहा है। अब ये सर्किट डायग्राम है, मान के चलो यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे। मैं इसके पैरेलल में क्यों लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक बैटरी ज्वाइन कर रखी है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और यहाँ पे मैंने की लगा रखी है। की का मतलब स्विच है, एक तरीके से क्लोज्ड है, ये देखो बटन बंद है, इसके बारे में बताने वाला हूँ। ये डायग्राम है, ये पैरेलल में ही क्यों लगाया, क्योंकि जब यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव आई जा रहा है, तो आई क्या यहाँ पे भी जाएगा थोड़ा सा पार्ट, और यहाँ पे आई जाएगा। यहाँ पे I1 पार्ट जा रहा है, यहाँ पे I2 पार्ट जा रहा है, गोल घूम के यहाँ से I1 आ जाएगा, और यहाँ पे I2 तो आ ही रहा है, दोनों मिलके वापस I बना देंगे। ठीक है, टोटल I है हमारा टोटल करंट, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसका सिंपल एग्जाम्पल है, अगर मैं यहाँ पे एक पाइप सिस्टम बना दूं जिसमें से पानी आ रहा है, अब इसमें से ही मैं एक कनेक्शन आउट ले लूं कि पानी यहाँ पे भी चाहिए, और छोटा सा कनेक्शन यहाँ पे भी ले लूं,
और यहाँ पे मैं इस पाइप को वापस कंटिन्यू भी करूं तो आगे भी जाएगा, ऊपर नीचे डिवाइड भी हो जाएगा। अब इसको पैरेलल में ही क्यों लगाया मैंने, रेजिस्टेंस के जो रेजिस्टर है मेरा रेजिस्टेंस है इसके पैरेलल में ही क्यों लगाया, क्योंकि करंट से तो लेना देना है ही नहीं मेरा वोल्टेज से लेना देना है, वोल्ट मीटर है वो। तो यहाँ पे टोटल जो वर्क डन है, यहाँ से वर्क डन की बात होती है ना, V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। तो वर्क डन जो है वो लॉजिकली हमारा डिस्प्लेसमेंट पे काम करता है, इधर से इधर सीधा कनेक्शन ही चाहिए, सीधा रास्ता ही चाहिए। फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द फिनिशिंग पॉइंट, जॉइन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट इन अ स्ट्रेट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। तो इस चीज को अपन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट की वजह से ही हम इस चीज को पैरेलल में लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट का कोई रोल नहीं है। नहीं तो अगर मैं इसको सीरीज में लगा दूं, सीरीज में क्या होता है, देखो ये आया रेजिस्टेंस, मैंने यहीं पे वोल्ट मीटर लगा दिया, एंड देन यहाँ पे ये बैटरी है और ये की यहाँ पे बीच में फिक्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर का काम क्या है, मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर मैं इसके पोटेंशियल डिफरेंस को नापना चाहूं तो यहाँ से और यहाँ तक ही नापेगा, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस कुछ आएगा ही नहीं। मुझे रेजिस्टेंस के एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इसीलिए मैं इसको पैरेलल में लगा रहा हूं। ये क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है या नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आएगा हमारा एमीटर। एमीटर का मतलब भी क्या है, ये दो पॉइंट्स का मेल है, एम्पियर प्लस मीटर। एम्पियर से हमें पता चल गया करंट मेजरिंग डिवाइस है, करंट मेजर करता है। इट इज अ डिवाइस मेजर द करंट पासिंग थ्रू अ सर्किट, इट इज यूजुअली हैविंग वेरी लो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बस दिमाग में रख लो कि वोल्ट मीटर का ज्यादा होता है, क्यों ज्यादा होता है, और एमीटर का क्यों कम होता है, ये मैं आपको टाइम के साथ बता दूंगा। एंड दैट इज डज नॉट इंटरफेयर विद द वर्किंग ऑफ द सर्किट एंड इज प्लेस्ड इन सीरीज ऑफ द कनेक्शन सर्किट। वही सीरीज में लगाया जाता है साथ ही साथ। अगर डिविडेशन आ जाता है, पाइप कट रहा है, तार कट रही है, करंट बट रहा है, तार कट रही है और करंट बट रहा है, तो वहां है पैरेलल। और यहाँ पे बटता हुआ कुछ नहीं दिखेगा, देखो ये तो इसका डायग्राम है, और यहाँ पे ये देखो सर्किट के साथ जो पूरा का पूरा मेरा इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम था, रेजिस्टेंस के साथ ही कोई भी करंट, जितना करंट यहाँ से जाएगा उतना ही इसके थ्रू पास होएगा बेटा। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा पानी बट नहीं रहा, पानी सीधा सीधा जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करा जाता है। अगर मैं इसको पैरेलल में लगा दूंगा ऐसे करके, यहाँ पे मैं पैरेलल में लगा दूं, तो यहाँ से तो बेटा टोटल करंट आया आई टोटल, यहाँ पे गया I1, यहाँ पे गया I2, या इसको न्यूमेरिकल वैल्यू से लूं तो टोटल था मेरा 10, यहाँ गया 5, यहाँ गया कितना 5 ही बचा। तो ये एमीटर जो है मुझे बताएगा कितना करंट, टोटल करंट मेजर करेगा तो ये बोलेगा 5 एम्पियर करंट है भैया, लेकिन टोटल करंट तो मेरा था 10, जो कि है गलत रीडिंग, यहाँ पे गलत रीडिंग दे देगा मुझे। तो इसीलिए इस चीज को पैरेलल में नहीं लगाते, पैरेलल में नहीं लगाते, सीरीज में ही इसको लगाते हैं। इसका रेजिस्टेंस लो होता है ताकि ये करंट के फ्लो को ना रोके और प्रॉपर रीडिंग दे दे मेरे को। अगर मैं इसका रेजिस्टेंस ज्यादा रखूंगा तो करंट का फ्लो रोक देगा, जिसकी वजह से फिर से रीडिंग डिफरेंशिएट हो जाएगी। लास्ट टॉपिक जो लास्ट आता है वो होता है मेरा गैल्वेनोमीटर, जो ये तीसरा मीटर है, लास्ट मीटर है ये। गैल्वेनोमीटर होता है ये एक सेंसिटिव एमीटर है। एमीटर मेजर करता है कि वहां कितना करंट प्रेजेंट है, और गैल्वेनोमीटर सिर्फ ये बताता है कि वहां करंट प्रेजेंट है या नहीं है, क्योंकि ये मिनट नहीं लिखा, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट माइन्यूट, माइन्यूट मतलब बहुत छोटा करंट भी ये बता देता है कि वहां प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। ये ऐसा सा कुछ दिखता है, अगर इसमें थोड़ा सा भी करंट प्रेजेंट होगा ना सर्किट में, तो ये थोड़ा सा इधर उधर हिल जाएगी, सुई जो नीडल है थोड़ी सी हिल जाएगी। ये इस तरीके के डायग्राम से रिप्रेजेंट करा जाता है, एमीटर को ए से, गैल्वेनोमीटर को जी से, और वोल्टमीटर को वी से, ठीक है। वायर्स भी हो गई। स्विचेस के बारे में जान लेते हैं। जो स्विच था लास्ट चीज थी, तो छोटे छोटे स्विचेस होंगे, क्लोज्ड एंड ओपन कीज, कीज या स्विचेस जैसा आप कहना चाहें, वैसे कीज है हमारा प्रॉपर टर्म जो हम फिजिक्स में यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। कीज के साथ हम क्या जानने वाले हैं कि अगर क्लोज है, स्विच बंद चालू कर दिया तो करंट फ्लो करेगा। क्लोज में देखो या तो ऐसा दिखाया जाएगा या तो ऐसा दिखाया जाएगा। ओपन के अंदर या तो ऐसा दिखाया जाएगा, नहीं तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये क्लोज स्विच है, ये ओपन स्विच है। क्लोज होगा मतलब आपका करंट चालू है, बटन चालू है। ऑफ स्विच है या ओपन है तो यहाँ पे ऑफ है हमारा स्विच। और लास्टली
सेल या बैटरी के बारे में बताया जाएगा, सेल या बैटरी, क्योंकि सर्किट में करंट सप्लाई कहीं से तो चाहिए, कोई तो पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा ना। तो सेल दिखता है ऐसा सिंगल, और बैटरी होती है मल्टीपल अमाउंट ऑफ, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स। तो हम मल्टीपल, देखो प्लस माइनस, ये देखो प्लस माइनस, ये सारे सेल्स को हम जोड़ते रहते हैं तो हमारी बन जाती है बैटरी। ये बैटरी के साथ हम आगे आने वाले एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अब हमको समझ में आ गया है कि यहाँ पे क्या चीजें हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हैं, सर्किट डायग्राम्स हैं, समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम सीखेंगे कि सर्किट डायग्राम्स कैसे बनते हैं, सीरीज में, पैरेलल में क्या क्या कितने रेजिस्टेंस होते हैं। ओम्स लॉ जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अंदर बच्चों, वो वहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो बेसिकली कंटिन्यू रखना इन लेक्चर्स को और जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करें। द करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर, फिर से कुछ नया आ गया। मिली का याद है, पिछली बार सिखाया था मैंने। मिली का मतलब था 10⁻³ और ये एम्पियर है, मतलब करंट की बात हो रही है। टोटल आई मुझे दे रखा है 150 मिली एम्पियर, तो मैं इसको डिकोड कर लेता हूँ। 150 × 10⁻³ एम्पियर मेरा करंट है। फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट्स, टी फॉर टाइम मुझे दे रखा है 2 मिनट्स का। यहाँ पे टी फॉर टाइम 2 मिनट्स है। मिनट्स बहुत बड़ी क्वांटिटी है, हमें अच्छी नहीं लगती, तो हम इसको 2 × 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड्स में, तो ये आ जाएगा 120 सेकेंड्स आ जाएंगे बच्चों। यहाँ पे फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, क्यू फाइंड करना है मुझे, फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब आई का फॉर्मूला क्या है, कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, क्यू अपॉन टी में। तो जब क्यू पता करना है बच्चों मुझे, तो I इंटू टी आ जाएगा, करंट इंटू टाइम। करंट है मेरा 150 इंटू 10⁻³ सॉरी, एंड देन यहाँ पे है मेरा 120। इस चीज को सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो। मुझे तो आंसर पता है, दिमाग मेरा थोड़ा तेज चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 18 कूलम। यहाँ पे हमारा 18 कूलम इसका सही आंसर है। मैथमेटिकली आप कैलकुलेटर का यूज ना करें ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस अपने पेपर में आने वाले हैं, थोड़े डिफिकल्ट होंगे, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होंगे। इसके साथ ही एक लास्ट क्वेश्चन हम अपन अटेम्प्ट करते हैं। अ टोटल ऑफ 6 × 10⁻46 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 × 10⁻46 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई फॉर 20 सेकेंड्स। टी दे दिया मुझे, टी दे दिया कितना, 20 सेकेंड्स। ये चीज तो मुझे सही सही दे रखी है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, आई की वैल्यू निकालनी है, और आई की वैल्यू मुझे पता है Q अपॉन टी होती है, और Q का मतलब है NE अपॉन टी। एन तो दे रखा है मुझे 6 × 10⁻46, और E की वैल्यू पता है क्या, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है, ठीक है, -19 होती है। यहाँ पे टी फॉर 20 सेकेंड्स दे रखा है, तो इस चीज को तो सॉल्व फटाफट कर ही सकते हो बच्चों। 2 की टेबल में 10 बार, 2 की टेबल में 3 बार, ठीक है ना, 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.48 × 10⁻, इसमें से 20 निकाले तो बचे 26 और 1 27, 27 ये आ जाएगा एम्पियर में आंसर। और अगर सही से लिखना चाहो, जो कि अगर मैं अपने फॉर्मूला यहाँ पे मतलब इन ऑप्शंस में से मैच करना चाहूँ, तो लास्ट डी ऑप्शन से मैच करेगा, क्योंकि डेसिमल को 1 पॉइंट आगे बढ़ाया जाएगा। 4.8 × 10⁻26 एम्पियर ये मेरा आंसर होगा, और डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स के साथ अपन एंड करते हैं इस लेक्चर को, और मजा आ रहा होगा मुझे लगता है। और देखो, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के साथ ही आपकी प्रैक्टिस के साथ, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के साथ ही लॉजिकली आपकी लॉजिक बिल्डिंग भी सही होगी, और आप फटाफट उन चीज़ों को सॉल्व भी कर पाओगे। टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको दूंगा, होमवर्क भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो जुड़े रहें मोशन फाउंडेशन के चैनल से, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। गुड बाय।